दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे और आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल 92 एडू पर। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बीएससी सेकेंड ईयर का दूसरा टॉपिक, यूनिट 1 का दूसरा टॉपिक कॉम्पटन प्रभाव। इसकी बात मैंने पहले वीडियो में की थी। कॉम्पटन प्रभाव आगे हम पढ़ाएंगे, ये क्या होता है इसके बारे में सब कुछ बताएंगे, ठीक है। तो ये माइनर फिजिक्स बीएससी थर्ड ईयर का यूनिट 1 का दूसरा टॉपिक है और इसकी परिभाषा ये लिखी, ये पढ़ लो। लेकिन मैं आपको इसे एक और तरीके से समझा के बताऊँगा वास्तविक रूप में। ये परिभाषा पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं। वैज्ञानिक एच कॉम्पटन ने ग्रेफाइट ब्लॉक से एक वर्णी एक्स किरणों के प्रकीर्णन का अध्ययन करके देखा। इसमें जो किरणें होंगी वो एक्स किरणें होंगी, ये याद रख लेना, ठीक है। तो एक्स किरणों के प्रकीर्णन का अध्ययन करके देखा कि प्रकीर्णित विकिरण में आपतित तरंग दैर्ध्य के अतिरिक्त उससे अधिक तरंग दैर्ध्य की एक्स किरणें भी विद्यमान हैं। इन तरंग दैर्ध्यों के अंदर डेल लैम्डा को कॉम्पटन विस्थापन और प्रभाव को कॉम्पटन प्रभाव कहते हैं, ठीक है। ये ज़्यादा कुछ नहीं खास समझ में नहीं आती, तो मैं एक और तरीके से इसे समझाता हूँ आपको, ठीक है। तो जब कोई पदार्थ, मान लो इसे शुरू समझते हैं। जैसे कोई पदार्थ है तो उस पर हम कोई विकिरण आपतित करते हैं। इसे मैं एक चित्र दिखा दूं तो आपको ज़्यादा अच्छे समझ आएगा। ये कोई पदार्थ है और इस पर हम विकिरण आपतित कर रहे हैं, ठीक है। तो एक प्रकीर्णित विकिरण होगी और उस पदार्थ से कोई इलेक्ट्रॉन प्रतिक्षिप्त इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। अब कोई विकिरण आपतित हुई तो इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा मिली, जो इलेक्ट्रॉन इस तरफ निकल गया। अभी इस चित्र की बात बाद में करेंगे, मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि जब किसी पदार्थ पर आपतित विकिरण कोई आपतित की जाती है तो विभिन्न दिशाओं में प्रकाश प्रकीर्णित हो जाता है। विकिरण विभिन्न दिशाओं में प्रकीर्णित हो जाते हैं। इनमें से अधिकांश प्रकीर्णित विकिरण की जो तरंग दैर्ध्य होती है, अधिकांश मतलब काफ़ी सारी होंगी, लेकिन हमने ये एक इसमें जो समझाएंगे इसलिए हमने ये एक लिया, ठीक है। तो अधिकांश प्रकीर्णित विकिरणों की तरंग दैर्ध्य जो होती है वो आपतित विकिरण की तरंग दैर्ध्य के बराबर होती है, कि लगभग बराबर होती है, ठीक है। अर्थात विकिरण के आपतित और प्रकीर्णित होने के बाद उनकी तरंग दैर्ध्य में कोई अंतर नहीं आता। इसे हम थॉमसन प्रकीर्णन कहते हैं। ये धीरे धीरे समझा रहा हूँ, इसके बाद जो हम कॉम्पटन प्रभाव पर भी आएंगे। तो इस प्रकीर्णन को हम थॉमसन प्रकीर्णन कहते हैं, ठीक है, जिसमें तरंग दैर्ध्य में कुछ खास अंतर ना आए। और साथ ही विकिरण के कुछ भाग, जैसे कई बार विकिरण होता है और तरंग दैर्ध्य में परिवर्तन आ जाता है। तरंग दैर्ध्य बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, ये बात की बात है, लेकिन तरंग दैर्ध्य में कुछ परिवर्तन आ जाता है, ठीक है। लेकिन ये जो परिवर्तन होता है ये उसके कोण पर निर्भर नहीं करता है, कितने एंगल पर हम विकिरण आपतित करा रहे हैं, तो कोण पर निर्भर नहीं करता। इस प्रभाव को कहते हैं, इस प्रकीर्णन को कहते हैं रमन प्रकीर्णन। रमन प्रकीर्णन में जो प्रकीर्णित विकिरण की तरंग दैर्ध्य होती है वो प्रकीर्णक पदार्थ पर निर्भर करती है, ये रमन प्रकीर्णन कहलाता है। तो सबसे पहले थॉमसन प्रकीर्णन बताया जिसमें परिवर्तन नहीं आता, और रमन प्रकीर्णन जिसमें परिवर्तन आ जाता है और उसके कोण पर नहीं, पदार्थ पर निर्भर करता है। अब इसके बाद यदि आपतित विकिरण एक्स विकिरण क्षेत्र में होता है, अब ध्यान सुनना, अब कॉम्पटन प्रभाव शुरू हो रहा है। यदि आपतित विकिरण एक्स विकिरण क्षेत्र में, मतलब एक्स किरण हो, जो एक्स किरण आपतित हो रही है, तो प्रकीर्णक पदार्थ, मतलब जो प्रकीर्णित विकिरण होती है, जो प्रकीर्णित विकिरण होती है, इसकी तरंग दैर्ध्य में अंतर, इसकी तरंग दैर्ध्य में अंतर मतलब तरंग दैर्ध्य कितनी ज़्यादा है कितनी कम है, ये सिर्फ और सिर्फ एंगल पर डिपेंड करता है कि कितने एंगल पर आपतित किरण है, नहीं सॉरी, प्रकीर्णन कोण। इसे मतलब कितने एंगल पर प्रकीर्णित किरण प्रकीर्णित हो रही है, इस एंगल पर, ये जो थीटा एंगल है इस पर डिपेंड करती है। जो अब ध्यान सुनना, एक बार शुरू से बताता हूँ मैं। जो आपतित विकिरण, जब हम किसी पदार्थ पर विकिरण आपतित कराते हैं, एक्स विकिरण आपतित कराते हैं, तो प्रकीर्णित विकिरण की तरंग दैर्ध्य में अंतर केवल प्रकीर्णन कोण पर निर्भर करता है, पदार्थ पर निर्भर नहीं करता। तो इसे हम कहते हैं कॉम्पटन प्रकीर्णन, इसे हम कहते हैं कॉम्पटन प्रकीर्णन, और इस प्रभाव को हम कहते हैं कॉम्पटन प्रभाव। समझ में आई बात। सबसे पहले मैंने क्या बताया, थॉमसन प्रकीर्णन जिसमें परिवर्तन नहीं होता, फिर बताया रमन प्रकीर्णन जिसमें पदार्थ पर निर्भर करता है, कोण पर निर्भर नहीं करता। अब यदि हम एक्स किरण को आपतित कराएं और प्रकीर्णन कोण पर सिर्फ निर्भर करता है, तो ये कहलाता है हमारा कॉम्पटन प्रकीर्णन, और इस प्रभाव को कॉम्पटन प्रभाव कहते हैं। शायद अब ज़्यादा समझ में आ गया होगा। तो चलिए, अब इसका डेरिवेशन काफ़ी बड़ा है, धीरे धीरे शुरू करते हैं, और पूरी मैथमेटिकल इसमें कैलकुलेशन है, बस ज़्यादा खतरनाक नहीं है। अब इस चित्र की बात करते हैं कि कॉम्पटन प्रभाव में इस चित्र की, एक चित्र में क्या बता रहा है, ठीक है। तो कॉम्पटन ने अपने प्रभाव की व्याख्या करने के लिए
प्लांक का क्वांटम सिद्धांत का यूज़ किया। क्वांटम सिद्धांत का यूज़ मतलब उसने एक्स किरण को, जो एक्स विकिरण इसने आपतित किए थे, उन एक्स विकिरणों को उन्होंने क्वांटा या बंडलों या फिर फोटोन कणों के रूप में मान लिया, समझ लो। एक्स विकिरणों को उन्हें तरंगों के रूप में ना मानकर कणों के रूप में माना है, ठीक है। और फोटोन की ऊर्जा क्या होती है, मतलब कितनी ऊर्जा होती है, ई बराबर एच न्यू, ये तो पढ़ा ही होगा आपने, ठीक है। ई बराबर एच न्यू जो फोटोन है, तो उन्होंने कणों के रूप में, कण को फोटोन कहते हैं, तो उन्होंने फोटोनों के रूप में माना, मतलब प्लांक के क्वांटम सिद्धांत का यूज़ किया उन्होंने। अब थोड़ी सी फोटोन के बारे में पहले जानकारी लिख लूँ। फोटोन का जो विराम द्रव्यमान होता है वो जीरो होता है, ये सबको पता होगा। फोटोन प्रकाश के वेग से गति करते हैं। फोटोन का द्रव्यमान जो होता है जब गति करते हैं, द्रव्यमान होता है वो होता है एच न्यू बटे सी स्क्वायर, ठीक है। और संवेग होता है फोटोन का एच न्यू बटे सी, द्रव्यमान गुणे वेग, द्रव्यमान एक जाएगा सी, ठीक है। तो ये द्रव्यमान समय, अभी फिर वे चित्र पर वापस आते हैं। तो कॉम्पटन ने आपतित एक्स किरण पुंज में विद्यमान फोटोन प्रकीर्णक पदार्थ पर आपतित किए, ठीक है। इसके बाद जो फोटोन आपतित होते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन से टकराते हैं, प्रकीर्णित पदार्थ के इलेक्ट्रॉन से टकराते हैं। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन से टकराते हैं तो अपना ऊर्जा का कुछ भाग इलेक्ट्रॉन को दे देते हैं। समझ में आई बात, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन से टकराए और कुछ भाग ऊर्जा का इलेक्ट्रॉन को दे दिया। जैसे इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा मिली तो इलेक्ट्रॉन ये चला, और जब ये अपना कुछ भाग इलेक्ट्रॉन को देते हैं ऊर्जा का, तो इनके पास बचती है ई बराबर ई डैश मान लो एच न्यू डैश। एच प्लांक नीयतांक है, कांस्टेंट है, और न्यू आवृत्ति है, और ये प्रकीर्णित, ये विकिरण की आवृत्ति है, प्रकीर्णित विकिरण की आवृत्ति, ठीक है। तो उसकी ऊर्जा इतनी कुछ बचती है, इतने से इतनी बचती है, और डैश चलो हमने ले लिया। अर्थात जब फोटोन हमारा प्रकीर्णित पदार्थ से टकराएगा तो इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा दे देगा, जिससे उसकी ऊर्जा कम हो जाएगी। ऊर्जा कम हो जाएगी अर्थात तरंग दैर्ध्य लैम्डा डैश कुछ बढ़ जाएगी। तरंग दैर्ध्य को हम लैम्डा डैश मान लेते हैं, और उसके पहले की तरंग दैर्ध्य को हम लैम्डा मान लेते हैं, ऐसा हमने मान लेते हैं ना, याद रखना, ठीक है। तो उसकी तरंग दैर्ध्य कुछ बढ़ जाती है। तो ये चित्र आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। एक बार फिर से बता देता हूँ। इलेक्ट्रॉन, ये फोटोन आया, इलेक्ट्रॉन से टकराया, इलेक्ट्रॉन को कुछ ऊर्जा दी, इलेक्ट्रॉन इस दिशा में चला गया, फोटोन इस दिशा में चला गया, और इसकी लैम्डा डैश कुछ तरंग दैर्ध्य बढ़ गई, इसकी ऊर्जा कुछ घट गई, ठीक है। अब इसके बाद हम डेरिवेशन शुरू करते हैं नेक्स्ट पेज से। तो अब फोटोन की ऊर्जा क्या होती है, ई बराबर एच न्यू, ये हमने बताया था अभी पिछले पेज में, ठीक है। अब तक फोटोन की ऊर्जा इतनी, और संवेग भी हमने बताया, संवेग पी बराबर एच न्यू बटे सी, ये संवेग होता है। इसके बाद जब फोटोन हमारा टकरा गया, फिर प्रकीर्णित फोटोन की ऊर्जा कितनी हो गई, प्रकीर्णित, और ये थी आपतित फोटोन की ऊर्जा, ठीक है। प्रकीर्णित फोटोन की ऊर्जा ई डैश बराबर एच न्यू डैश हो गई हमारी, और संवेग इसका हो गया, संवेग पी डैश हम ले लेते हैं, चलो पी डैश ले लो, एच न्यू डैश बटे सी, ये हमारा संवेग हो गया। ये आपतित का है, ये प्रकीर्णित का है। इसके बाद हमने सापेक्षिकता सिद्धांत या फिर जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, एक मिनट, सापेक्षिकता सिद्धांत से उसमें हमने पढ़ा था कि द्रव्यमान फिक्स नहीं होता, लंबाई फिक्स नहीं होती, टाइम फिक्स नहीं होता, ये सब मैंने बताया है। बीएससी फर्स्ट ईयर वाले जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की पूरी है, या फिर यूनिट 5 का जो प्लेलिस्ट है उसमें सब कुछ डला है। सापेक्षिकता सिद्धांत से न्यूटन ने बताया था, न्यूटन ने सॉरी आइंस्टीन ने बताया था कि जो मास होता है वो फिक्स नहीं होता। मतलब अगर कोई वस्तु रखी है तो उसका मास अलग होगा, और किसी वस्तु को बहुत तेज़ गति से फेंका जाए, बहुत तेज़ गति, लगभग प्रकाश के आसपास गति हो, तो उसका मास इतना होता है m0। ये हो गया विराम, मतलब रखे हुए किसी पदार्थ का द्रव्यमान 1-v² / c², ये होता है फॉर्मूला। ये शायद आपने पढ़ा होगा, ठीक है। ऐसी लंबाई के लिए होता है, एक टाइम के लिए भी होता है, ठीक है। तो वो सब थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में है। तो अभी तक के लिए इतना आप याद रख लीजिए कि जो गति, मतलब किसी वस्तु को हम गति कराते हैं तो उसका मास का फॉर्मूला इतना होता है। और आइंस्टीन का सबसे फेमस इक्वेशन, द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता समीकरण, द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता समीकरण, जो द्रव्यमान और ऊर्जा में संबंध बताता है। सो ई बराबर mc², सब ने पढ़ा होगा। इक्वेशन अभी इसे मत डालो, ठीक है। तो अब हम इलेक्ट्रॉन जो v वेग से गति कर रहा है इलेक्ट्रॉन हमारा, उसकी गतिज ऊर्जा हम k मान लें, तो इलेक्ट्रॉन की संपूर्ण ऊर्जा mc² बराबर गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा, विराम ऊर्जा हम उसे लेंगे,
गतिज ऊर्जा के हमने मानी है, और विराम ऊर्जा मतलब विराम मास का यूज करेंगे तो विराम ऊर्जा m0c²। ये विराम मास का यूज़ करेंगे, विराम द्रव्यमान का यूज़ करेंगे अगर विराम ऊर्जा हम निकाल रहे हैं। यहाँ पर संपूर्ण ऊर्जा बराबर गतिज ऊर्जा प्लस विराम ऊर्जा, ये लिखना है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा मतलब के का मान हमें कुछ इस प्रकार से मिल गया, mc² माइनस m0c²। ये क्या हो गई, इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा। इसके एक एक स्टेप याद रखना ध्यान से, ठीक है। तो ये हो गई इलेक्ट्रॉनिक गतिज ऊर्जा के बराबर mc² माइनस m0c²। अब mc² का मान हम यहाँ से देखो m का मान रख देंगे। m का मान जो ये था हमारे क्वेश्चन नंबर 1 से, वो यहाँ रख देंगे। तो के बराबर m0c² c² आ गया बटे 1 माइनस v² बटे c² माइनस m0c², ठीक है। इसमें बताया था मैथमेटिकल कैलकुलेशन ज़्यादा है थोड़ी, तो उससे याद रखना पड़ेगा। अब इलेक्ट्रॉनिक गतिज ऊर्जा हमने निकाल ली, और रेखीय संवेग निकाल लो इलेक्ट्रॉन का, मतलब इलेक्ट्रॉन का संवेग रेखीय संवेग, ठीक है। p बराबर m इंटू v द्रव्यमान गुणे वेग, ये फॉर्मूला होता है। m का मान रख दो m0v/√1 माइनस v² बटे c²। इसे क्वेश्चन नंबर दे दो, इसे दे दो नंबर 3, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2 और 3 ये दो हमारे क्वेश्चन में इलेक्ट्रॉनिक गतिज ऊर्जा का ही इलेक्ट्रॉन के संवेग का फॉर्मूला है। अब ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत हम यहाँ लगाएंगे, तो एक मिनट में लिख लूँ फिर आपको समझाता हूँ। ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत मतलब ऊर्जा संरक्षित रहती है, ऊर्जा खत्म नहीं होती। ये तो आपने पढ़ा होगा सिद्धांत, सॉरी, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत, ठीक है। ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत मतलब जो फोटोन हमारा प्रकीर्णित पदार्थ पर आपतित हो रहा है, वो जितनी, देखो कोई फोटोन, वो उस फोटोन की कुछ ऊर्जा है h²। अब वो जब उस पदार्थ से टकराया, एक इलेक्ट्रॉन इस दिशा में गया और ऊपर तरफ फोटोन चला गया हमारा, तो जो टोटल ऊर्जा होगी, मतलब जो ऊर्जा उसकी पहले थी टकराव के पहले, वो प्रकीर्णित फोटोन की और उस इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा के बराबर होगी, ऊर्जा के योग के बराबर होगी बिल्कुल होगी। अगर एक लड्डू ऐसे आए और आधा लड्डू यहाँ चला जाए, आधा यहाँ चला जाए, तो ये आधा आधा लड्डू मिला के वो पूरा लड्डू बन जाएगा। इसी प्रकार वो इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा होगी और प्रकीर्णित फोटोन की ऊर्जा होगी, वो पहले जो शुरुआत में फोटोन था उसकी ऊर्जा के बराबर होगी। तो बस वही चीज़ हमें यहाँ लिखना है, ठीक है। हिंदी में लिख के बता देता हूँ, आपतित फोटोन की ऊर्जा बराबर प्रकीर्णित फोटोन की ऊर्जा प्लस प्रक्षेपित, थोड़ी राइटिंग बेकार है इसलिए बोलते हैं प्रक्षेपित इलेक्ट्रॉनिक गतिज ऊर्जा, ठीक है, प्रतिचलित इलेक्ट्रॉनिक गतिज ऊर्जा। अब इसको मैं नेक्स्ट पेज में लिखूंगा, ठीक है। तो टकराव के पहले हमें फोटोन की ऊर्जा h² थी, उसके बाद h² प्रक्षेपित फोटोन की बन गई, और जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक गतिज ऊर्जा है, इलेक्ट्रॉनिक गतिज ऊर्जा है वो हो गई ये, ठीक है, h² प्लस m0c² बटे, हम डायरेक्ट भी रख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं, 1 माइनस v² बटे c² माइनस m0c², कोष्टक हटा लो, कोई दिक्कत नहीं। इसे क्वेश्चन नंबर 4 h², ठीक है, h² का मान ये। हाँ, तो इसके बाद अब समझने वाली चीज़ है, एक्स वाई दिशाओं में अलग अलग रेखीय संवेग, ये रेखीय संवेग अभी हमने निकाला था, अब एक्स वाई दिशाओं में अलग अलग, याद रखना। तो जो हमारे छोटा सा पेज लेता हूँ मैं समझाने के लिए आपको, यह फोटोन आया, ठीक है, ये यहाँ पर टकराव हुआ, ये इलेक्ट्रॉन चला गया इस दिशा में, ये इस दिशा में फोटोन हमारा चला गया, ये जो इसका रियल पाथ था, ठीक है। तो इसे हम दो घटकों में, एक ये घटक हो गया, एक ये घटक हो गया, ठीक है, एक ये घटक हो गया, ये हमारा एंगल थीटा है, ये एंगल हमारा फाई है, ये इसके लिए हो गए, इस फोटोन के लिए ये हमारा हो गया साइन थीटा, ये हो गया कॉस थीटा, और इस वाले के लिए ये नीचे तरफ, तो ये हमारा हो गया साइन फाई, ये हो गया कॉस फाई, ठीक है। इसे हमने दो घटकों में बांट लिया है, इसके ऊपर वाले को दो घटकों में, नीचे वाले को दो घटकों में, ठीक है। तो अभी यहाँ पर हम इसे रख देते हैं, ठीक है। तो इसके बाद एक्स घटक के लिए हम h² बटे c h² अपॉन c कॉस थीटा, एक्स घटक के लिए कॉस थीटा, ये एक्स घटक है हमारा, ये वाला एक्स घटक है कॉस थीटा, ठीक है, प्लस m v, हम संवेग निकाल रहे हैं, रेखिक संवेग, रेखीय
संवेग एक्स घटक के लिए, तो v आएगा m0v अपॉन √1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर कॉस फाई और इसे नंबर 5 डाल दो। तो यहाँ पर जो कॉस थीटा और कॉस फाई आया है ये एक्स घटक लिया है, इसलिए आया कॉस थीटा कॉस फाई, बटे में सी आया, इसका मुझे खुद नहीं पता है बटे में सी ये कहाँ से आ गया, मैं बीएससी फाइनल ईयर में हूँ तो ठीक है। और ये जो हमारा ये वाला आया है ये इससे नहीं आया, यह वाला आया है हमारा इलेक्ट्रॉन का रेखीय संवेग का जो हमने फॉर्मूला निकाला था, हम रेखीय संवेग ले रहे हैं इसलिए ये आया है। ठीक है, समझ में आई बात। ये अपॉन का सी अगर मुझे पता चल जाता है कैसा है तो मैं आपको ज़रूर बता दूँगा किसी शॉर्ट वीडियो में। तो चलिए इसे कंटिन्यू रखते हैं। और वाई घटक रेखीय संवेग वाई घटक के लिए, ठीक है, रेखीय संवेग वाई घटक के लिए। इसके बाद जो वाई घटक में जो हमारा रेखीय संवेग, अरे यार ठीक है, तो रेखीय संवेग जो हमारा फोटोन जा रहा था वो इस प्रकार से जा रहा था, तो एच न्यू जो कि सीधा जा रहा था, ऊपर तो कुछ है नहीं उसका, तो एच न्यू ये बराबर 0 हो जाएगा। और एच न्यू डैश इस प्रकार से जो हमारा फोटोन जा रहा था वो इस प्रकार से था, एच न्यू डैश उसकी जो ऊर्जा थी, तो इसके साथ भी था इसके साथ भी था, इसलिए एच न्यू डैश अपॉन सी साइन थीटा m0v, यहाँ पर माइनस आएगा सॉरी नीचे तरफ है, माइनस m0v अपॉन √1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर साइन फाई। इक्वेशन नंबर 6वां। इक्वेशन नंबर 5 और 6, 5 को थोड़ी हम इस प्रकार से लिख लेते हैं, ये 5 हमारा यहाँ पे आ गया, एच न्यू अपॉन सी माइनस एच न्यू डैश अपॉन सी कॉस थीटा बराबर m0v अपॉन √1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर कॉस फाई। और इस वाले इक्वेशन को हम यहाँ लिख लेते हैं, एच न्यू डैश अपॉन सी साइन थीटा, सॉरी एच न्यू डैश अपॉन सी साइन थीटा इज इक्वल टू m0v अपॉन √1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर साइन फाई। ठीक है, तो 6वें से ये इक्वेशन नंबर 7वां, ये इक्वेशन नंबर 8वां। ठीक है, इक्वेशन नंबर 7वां और 8वां ये हमने दो इक्वेशन बना लिए। तो इन दोनों इक्वेशंस को वर्क करके हम जोड़ते हैं, तो इन दोनों समीकरणों को वर्क करके जोड़ने पर, ठीक है, एच न्यू अपॉन सी माइनस एच न्यू डैश अपॉन सी कॉस थीटा इसका स्क्वायर प्लस एच न्यू डैश अपॉन सी साइन थीटा का स्क्वायर, दोनों को वर्क करके जोड़ने पर बराबर, देखो 7 और 8 को वर्क करके जोड़ने पर, ठीक है, तो वर्क करके जोड़ दिया इनको हमने। और सामने तरफ साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 1 हो जाएगा और ये हमारा बचेगा m0 स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर और कॉस स्क्वायर फाइव प्लस के लिख लेता हूँ मैं साइन स्क्वायर फाइव। ठीक है, अब इसके बाद इनको वर्क करते हैं हम, एच न्यू अपॉन सी स्क्वायर ए स्क्वायर न्यू डैश अपॉन सी कॉस थीटा बी स्क्वायर थीटा, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस 2 एच न्यू डैश एच स्क्वायर भी लग दो कोई दिक्कत नहीं, बटे सी स्क्वायर कॉस थीटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, काफ़ी लंबी ये प्रोसेस है। इसके बाद हम लिखते हैं प्लस एच न्यू डैश अपॉन सी का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये वाला हमारा ये वाला स्टेप ये आ गया। इसके बाद बराबर में लिख लो m0 स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ठीक है, अपॉन सी स्क्वायर, ये आ गया। अब इसके बाद और सॉल्व करते जाओ इसे धीरे धीरे जहाँ तक हो जाए, एच न्यू अपॉन सी का होल स्क्वायर प्लस एच न्यू डैश अपॉन सी का होल स्क्वायर साइन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो गए दोनों, एच न्यू डैश बटे सी का होल स्क्वायर बस बचेगा माइनस 2 एच स्क्वायर न्यू डैश बटे सी कॉस थीटा इक्वल टू m0 स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन
1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। इक्वेशन नंबर से डाल दो 9वां, इक्वेशन नंबर 9वां। अब इसे यहाँ तक रोक दो, ठीक है। अब इसके बाद इक्वेशन नंबर जो हमारा 4, हमने इक्वेशन नंबर 4 जो बनाया था, इसकी तरफ चलते हैं। इक्वेशन नंबर 4 ये वाला। अब इससे एच न्यू को इस तरफ वापस लाएंगे और ये वाला पद सिंपल रहेगा। इसे अगले पेज में बताता हूँ, ठीक है। एच न्यू डैश को हमें इस तरफ लाना है। तो चलिए इसके बाद अगला पद हम, तो एच न्यू माइनस एच न्यू डैश इक्वल टू m0 सी स्क्वायर अपॉन √1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस m0 सी स्क्वायर, ठीक है। ये बार हमारा इक्वेशन बना उससे। इसके बाद बस थोड़ी सी सॉल्व करते जाओ। माइनस एच न्यू डैश प्लस m0 सी स्क्वायर बराबर m0 सी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद अपॉन में सी, मतलब सी का भाग दे दो पूरे में। तो एच न्यू अपॉन सी माइनस एच न्यू डैश अपॉन सी, ठीक है, प्लस m0 सी बचा यहाँ पर, और m0 सी अपॉन √1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ठीक है। अब इनके दोनों पक्षों का हम वर्क कर देते हैं, तो फिर से हमें कुछ ना कुछ मिलेगा, ठीक है। तो वर्क करो, एच न्यू अपॉन सी माइनस एच न्यू डैश अपॉन सी का होल स्क्वायर प्लस m0 स्क्वायर सी स्क्वायर बराबर m0 स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ठीक है। एच न्यू अपॉन सी का होल स्क्वायर प्लस एच न्यू डैश अपॉन सी का होल स्क्वायर माइनस 2h स्क्वायर न्यू डैश, सॉरी समझ में आ रहा ना, हाँ, न्यू डैश सी स्क्वायर प्लस m0 स्क्वायर सी स्क्वायर। इसके बाद अब देखते हैं, सॉरी इसका पूरा वर्क करना था, सॉरी इसका पूरा होल स्क्वायर, हाँ अब ठीक है। इस पूरे का वर्ग और उस पूरे का वर्ग होल स्क्वायर। तो ए स्क्वायर को हमने फिर से तोड़ लिया, ये बना ए स्क्वायर को तोड़ लिया प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। तो प्लस 2m0 सी और एच न्यू अपॉन सी माइनस एच न्यू डैश अपॉन सी, ये बना। देखो पूरा होल स्क्वायर है, तो इसका स्क्वायर प्लस ये, और इसका स्क्वायर हमने ये तोड़ लिया, ठीक है, बराबर m0 स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस भी स्क्वायर बटे सी स्क्वायर। काफ़ी कैलकुलेशन इसमें, ठीक है। इसके बाद अब जो हमारा वो इक्वेशन बना था पिछला, कौन सा मैं देखता हूँ, ये वाला जो हमारा इक्वेशन बना, ये वाला इक्वेशन नंबर 9, और ये वाला हमारा इक्वेशन हो गया इक्वेशन नंबर 10, ठीक है। इक्वेशन नंबर 9 और 10, तो हम 10 में से 9 को घटाते हैं। 10 में से 9 को घटाने पर ठीक है, काफ़ी सारे स्टेप कट जाएंगे। तो स्टेप कटने के बाद जो बचेगा वो मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। m0 स्क्वायर सी स्क्वायर, ये पद बचेगा, ये वाला m0 स्क्वायर सी स्क्वायर। अब इसमें उसके साथ कॉस थीटा था और इसमें 1 है, तो माइनस 2h स्क्वायर न्यू डैश अपॉन सी 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है, ये कॉमन आ गया, 1 माइनस कॉस थीटा बचा, प्लस 2m0 h बाहर आ गया, सी, एक सेकंड, सी से सी कट गया, m0 h बाहर आ गया, सी से सी कट गया, अंदर बचा न्यू माइनस न्यू डैश लिखा, ठीक है, बराबर m0 स्क्वायर सी स्क्वायर 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर m0 स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। यहाँ पर सी है, वहाँ पर भी था, इसलिए दोनों कटे नहीं हैं। इन दोनों को अलग अलग इस प्रकार से अपन लिख लेते हैं, ठीक है। थोड़ी और एक और स्टेप आगे बढ़ाओ, स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2h स्क्वायर न्यू डैश अपॉन सी 1 माइनस कॉस थीटा प्लस 2m0 h न्यू डैश, और इसके बाद इनमें से जो कॉमन आ जाए वो लिख लो, m0 स्क्वायर 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, और अंदर बचेगा हमारा सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, अंदर हमारा ये बचा सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, ठीक है। ये वाली पूरी लाइन चल गई हमारी यहाँ तक। इसके बाद
इसके बाद ये वाला तो स्टेप हम सीधा चलेंगे, ठीक है। m0 स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2h स्क्वायर, ठीक है, डॉट डॉट बिल्कुल ये वाला बिल्कुल सेम लिखना है, तो डॉट कर दिया मैंने। अब बराबर यहाँ पर देखो, इसका हम एलसीएम ले लें तो सी स्क्वायर माइनस भी स्क्वायर नीचे आ जाएगा। ध्यान से देख लो, सी स्क्वायर माइनस भी स्क्वायर नीचे आ जाएगा और एक नीचे सी स्क्वायर बचेगा, वो ऊपर पहुँच जाएगा। मतलब m0 स्क्वायर सी स्क्वायर ऊपर पहुँच जाएगा बटे सी स्क्वायर माइनस भी स्क्वायर, यहाँ पे भी सी स्क्वायर माइनस भी स्क्वायर, तो ये दोनों कट जाएंगे और बचेगा हमारा m0 सी स्क्वायर। तो m0 स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2h स्क्वायर न्यू डैश अपॉन सी 1 माइनस कॉस थीटा प्लस 2m0h, अरे न्यू माइनस न्यू डैश, ठीक है, न्यू माइनस न्यू डैश बराबर m0 स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक अभी देखो। अब इसके बाद हमें कुछ चीज़ें पक्षांतर करनी है। हमें चाहिए डेल लैम्डा का मान। जैसे न्यू माइनस न्यू डैश है, अब देखो डेल लैम्डा कहाँ मिलेगा, न्यू माइनस न्यू डैश है, इससे हम निकाल सकते हैं लैम्डा माइनस लैम्डा डैश्ड, और लैम्डा माइनस लैम्डा डैश्ड बराबर डेल लैम्डा, इससे निकलेगा। तो इसे अलग कर लेते हैं हम। अब इसे अलग कैसे करेंगे, इसे अलग कर लो और बाकी को ये देखो, ये दोनों चीज़ तो कट जाएंगी, ये प्लस में उस तरफ माइनस में आएगा, दोनों कट जाएंगी। और क्या क्या बचेगा, 2m0h न्यू माइनस न्यू डैश इक्वल टू 2h स्क्वायर न्यू डैश्ड अपॉन सी स्क्वायर, सर यहाँ पर सी स्क्वायर था, ये सी स्क्वायर ये लिखना मैं भूल गया था, ठीक है, अपॉन में सी स्क्वायर। अब इसके बाद आएगा हमारा जो क्या बचा है 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। ये दो स्टेप बस बचे, सो इन दोनों स्टेप को हमने ये कर लिया। अब इसके बाद हमें चाहिए न्यू माइनस न्यू डैश्ड, तो बस इसी को अलग कर लो, न्यू डैश्ड, बाकी उस तरफ 2 से 2 कट जाएगा, एक एच से एक एच कट जाएगा, बचेगा एच न्यू डैश्ड अपॉन m0 सी स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा, ये बचेगा। अब c अपॉन लैम्डा होता है, न्यू बराबर c अपॉन लैम्डा होता है, तो c अपॉन लैम्डा माइनस c अपॉन लैम्डा डैश्ड, ठीक है ना, c अपॉन लैम्डा, न्यू बराबर c अपॉन लैम्डा होता है, c अपॉन लैम्डा माइनस c अपॉन लैम्डा डैश्ड बराबर, इसके बराबर में ये आएगा सामने जो भी है, इसे भी हम c अपॉन लैम्डा लिख लेते हैं इन वाले, तो h अपॉन m0 सी स्क्वायर, इसे भी c अपॉन लैम्डा डैश्ड 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। इसके बाद c को कॉमन ले लो, c को बाहर निकाल लो और इनका 1 अपॉन लैम्डा और 1 अपॉन लैम्डा डैश्ड इनका लासा ले लो, तो लैम्डा डैश्ड बचेगा, ऊपर आ जाएगा लैम्डा डैश्ड माइनस लैम्डा, समझ में आ रही है बात। c कॉमन ले लिया, 1 अपॉन लैम्डा 1 माइनस और माइनस 1 अपॉन लैम्डा, ये दोनों बचे, तो इनके एलसीएम हमने ले लिया बराबर h अपॉन m0 सी स्क्वायर, तो सी स्क्वायर एक सी उड़ जाएगा ऊपर वाले सी में, तो बचेगा, और नीचे ही लिख लो लैम्डा और लैम्डा डैश्ड क्यों यहाँ पर इंटू लगा है, तो लैम्डा इंटू लैम्डा डैश्ड 1 माइनस कॉस थीटा, और ऊपर 2c हैं तो दोनों c, एक c 2c से 2c मतलब c स्क्वायर से, और 2c इंटू सी कट गए तो ये वाला भी c ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं, ये नीचे लैम्डा डैश्ड ये दोनों कट जाएंगे, ये दोनों गुणा में है, ये दोनों कट जाएंगे, और जो c है हमारा इसे उस तरफ हम भेज देंगे, ऊपर गुणे में नीचे बटे में भेज देंगे, तो लैम्डा डैश्ड माइनस लैम्डा इक्वल टू h अपॉन m0 सी 1 माइनस कॉस थीटा, ध्यान देना उत्तर आने वाला है हमारा 1 माइनस कॉस थीटा। अब लैम्डा डैश्ड, यहाँ पर हल्की जगह थोड़ी जगह की कमी है, लैम्डा डैश्ड माइनस लैम्डा इक्वल टू होता है डेल लैम्डा, लैम्डा माइनस लैम्डा इसका मान होता है डेल लैम्डा, ये जवाब दिख रहा होगा, और ये कहलाता है कॉम्पटन विस्थापन। इसे लिख दूँ कॉम्पटन, मैंने इसकी परिभाषा में भी लिखा था कि डेल लैम्डा बराबर कॉम्पटन विस्थापन होता है, तो डेल लैम्डा बराबर हमारा h अपॉन m0 सी 1 माइनस कॉस थीटा, ये निकला हमारा आंसर। काफ़ी खतरनाक है ये हमारा टॉपिक, बहुत बड़ी कैलकुलेशन है इसमें, और ये वाला हमारा कॉम्पटन प्रभाव वाला वीडियो यहीं पर एंड होता है। मिलते हैं एक और नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच, बाय बाय।